नमस्ते। हमारे साप्ताहिक कार्यक्रम प्रोफेसर अभय कुमार दुबे के साथ बातचीत में आपका स्वागत है। ये हमारा साप्ताहिक कार्यक्रम होता है जिसमें पूरे हफ्ते की मुख्य खबरों पे एक अ, अभय दुबे साहब का नज़रिया जानने की कोशिश करते हैं। मैं भी अपनी टिप्पणी देता रहता हूँ जिस तरह से मैं देख रहा हूँ। तो दुबे एक एक नई चीज़ एकदम से शुरू हुई। आरएसएस के जो मतलब इसको कहते हैं ना पर निकल आए। अब जैसा खबर है किसी ने देखा, लेकिन खबर ये है कि आरएसएस ने बहुत स्पष्ट शब्दों में कहा है कि बीजेपी का अध्यक्ष हमारे मर्जी का होगा। और उसमें जो सबसे चौंकाने वाला नाम आ रहा है वो संजय जोशी का नाम आ रहा है और वो शायद फ्रंट रनर है। उसके बाद नाम वसुंधरा राजे जी का भी आ रहा है। ऐसा कहा जा रहा है कि शिवराज सिंह चौहान के नाम पे तो अमित शाह और मोदी जी तैयार थे, लेकिन वो आरएसएस नहीं तैयार था। ये केवल भाई आग है तभी धुआं है। ये केवल हवा हवाई है, इसमें कुछ तथ्य भी आपको लगता है? देखिए, इनकी साथ साथ आपने एक और बड़ा अच्छी बात कही कि आरएसएस के पर निकल आए हैं। दरअसल पिछले 10 साल से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और नरेंद्र मोदी के बीच में एक प्रतियोगिता होती रही है कि कौन किसके पर काटेगा। तो मोदी जी का मानना यह था कि 10 साल में उन्होंने आरएसएस के पर जो है थोड़े कतर दिए हैं। मुहावरा ये पर कतर दिए हैं थोड़े। अब आरएसएस उतनी ऊंची उड़ान नहीं भर सकता। लेकिन जैसे ही उन्होंने बहुमत खोया, अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कोशिश कर रहा है कि वो नरेंद्र मोदी के पर कतर दे। दोनों एक दूसरे की मजबूरी है। अभी भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास ऐसा कोई चेहरा नहीं है जो नरेंद्र मोदी की जगह बैठा दे और फिर उसको ये उम्मीद करे कि वो दोबारा सत्ता दिला देगा। नरेंद्र मोदी चलिए, उन्होंने बहुमत खो दिया, लेकिन एक बात तो माननी पड़ेगी, बहुमत खोते खोते वो 240 सीटें तो ले ही आए, जो एक बहुत बड़ी संख्या है, बहुत बड़ी संख्या है। भाजपा दबदबे के साथ अपनी सरकार चला रही है, उसमें रोल बैक करना पड़ता है, लेकिन बहुत मजबूत उनकी गठजोड़ सरकार है। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती तब तक मोदी जी प्रधानमंत्री बने रहेंगे। अब राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ चाहता है कि वो अपना हस्तक्षेप संगठन के जरिए करे, और जो केरल में पलक्कड़ में बैठक हुई थी उसमें ये बिल्कुल स्पष्ट था, उसके एजेंडे में स्पष्ट था कि एक ऐसी पार्टी बनानी है, भारतीय जनता पार्टी ऐसी पार्टी बनानी है जो पूरी तरह संघ युक्त हो, संघ की उसकी ऊपर पूरी तरह छाप हो, संघ की चलती हो और संघ जैसे जैसे चाहे उस तरीके से अध्यक्ष काम करे। तो ऐसे अध्यक्ष की संघ खोज कर रहा है। उस खोज में ये सारे नाम आए हैं। जो भी हो, चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, वसुंधरा राजे हो, संजय जोशी हो, इनमें से कोई भी नाम ऐसा नहीं है जो जिससे अमित शाह और मोदी सहज हो सकें। उनको हमेशा लगता रहेगा कि ये लोग एक मौके पर जहां पे निर्णय लेना होगा वहां ये हमारी नहीं मानेंगे, जहां पे इस या उस पक्ष में फैसला करना होगा वहां पे ये लोग नागपुर से पूछेंगे या झंडेवालान से पूछेंगे वहां पे, और उसके हिसाब से होगा, वहां से रोज एजेंडा लेके ये लोग आएंगे। क्योंकि इन सभी नेताओं के साथ में मोदी की और अमित शाह की व्यक्तिगत खुंदक रही है। भाई शिवराज सिंह चौहान को जिस तरीके से मध्य प्रदेश में अपमानित किया गया, वो सबके सामने स्पष्ट है। और शिवराज सिंह चौहान की जो कुलबुलाहट थी, जो खिसियाहट थी कि नाराजगी व्यक्त भी नहीं कर सकते, और वो एक तरह से उनको केंद्र में मंत्री बना के उनकी नाराजगी का शमन करने के लिए ही केंद्र में इस तरह से मंत्री उन्हें बनाया गया है। और हालत ये थी कि व्यंग की बात ये होती थी कि जब वो वहां से मिलने आते थे आला कमान से, तब लोग सोचते थे कि इनको डांट डपट के फिर बैठा दिया गया है वसुंधरा राजे से मोदी की नाराजगी बहुत पुरानी है। 2014 में चुनाव में जीते थे, उसी वक्त राजस्थान में वो खटपाटी लेके को भवन में बैठ गई थी और अपने सारे सांसदों को भी वहां बैठा लिया था। और बहुत उनकी, यहाँ तक कि राजस्थान का उस वक्त ठीक से केंद्र सरकार में नुमाइंदगी भी नहीं हो पाई थी उनकी इस नाराजगी की वजह से। तो उनसे नाराजगी भी जाहिर है। संजय जोशी के बारे में तो साफ कहा जाता है संजय जोशी का राजनीतिक करियर खत्म करने के लिए वो जो एक सेक्स सीडी थी, वो सेक्स सीडी इन्हीं लोगों द्वारा प्रबंधित और नियोजित सेक्स सीडी थी। तो संजय जोशी के पूरे राजनीतिक कैरियर को बहुत तेजी के साथ उठ रहा था उनका कैरियर, उनको पृष्ठभूमि में डालने की भूमिका इन्होंने निभाई। और वो संगठन के आदमी माने जाते हैं, उनके बारे में बहुत अच्छे वक्ता माने जाते हैं। 1-2 कार्यक्रमों में मेरे साथ भी वो रहे हैं, अच्छे वक्ता माने जाते हैं और उनकी याददाश्त बहुत तेज है। कार्यकर्ताओं के साथ में उनका रब्त जब्त बहुत अच्छा है संजय जोशी का, और ऐसा ही आदमी तो चाहिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को। तो जब एक चर्चा ये भी चल रही है कि जब इन लोगों को लगा कि संघ कहीं संजय जोशी के नाम पर अड़ा जा रहा है, तब अमित शाह नागपुर गए और वहां जाकर उन्होंने ये कहा कि भाई आप अध्यक्ष बनाने पर मत अड़िए, अगर आप उनको बनाना ही चाहते हैं तो वो जो पीएल संतोष हैं उनको जो जिम्मेदारी दी गई है वो जिम्मेदारी उनको दे दीजिए। मतलब
एक ऐसा संगठन मंत्री बना दीजिए जो संघ को हमारे बीच में लहजा का काम करता रहे। तो इस प्रकार की कोशिशें भी की जा रही हैं। लुब्बोलुभाव ये है कि अध्यक्ष का पद बुरी तरीके से फंसा हुआ है, इतनी बुरी तरीके से फंसा हुआ है कि दोनों पक्षों में से किसी की समझ में नहीं आ रहा है कि इस समस्या को हल कैसे किया जाए। वो एक ऐसा वॉर ऑफ एट्रिशन है, एक ऐसी रस्साकशी है जिसमें अभी भी किस तरफ रस्सी खिंचेगी ये स्पष्ट नहीं हो पाया है। दूसरी बात यह है कि जो कुछ भी नाम आ रहे हैं वो संघ की तरफ से आ रहे हैं। मोदी और शाह के पास तो ऐसा लगता है कि कोई ऐसा नाम ही नहीं है जिसको वो रखें और संघ उसके ऊपर थोड़ी बहुत हीले हवाले और हिचक के साथ में तैयार हो जाए। ऐसा कोई नाम तो अभी उनकी तरफ से आया नहीं है। संघ ही नाम रखता है और फिर वो देखता है कि भाई इनकी प्रतिक्रिया उसके ऊपर क्या होती है, और इस चक्कर में नड्डा साहब की अध्यक्षता जो है वो आगे बढ़ रही है। तो संघ हर कीमत पर चाहता है कि भाजपा के ऊपर हम कब्जा कर लें, भाजपा हमारे तरीके से चले। जैसे ही अध्यक्ष ऐसा नियुक्त होगा, पूरे देश में भाजपा के सारे प्रदेशों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, जिला स्तर से लेकर सब जगह और महामंत्री तक सब जगह परिवर्तन हो जाएगा। और जहां पर मैं समझता हूँ ताकत नरेंद्र मोदी की, जो भाजपा पे कैप्चर करने की ताकत है, वो ताकत नरेंद्र मोदी की, उसका जबरदस्त क्षय हो जाएगा। अब एक और चीज है, ये एक नई तरह की चर्चा भी चलने लगी है कि हरियाणा इलेक्शन के मद्देनजर कि अब मोदी जी की वो शीन चली गई है, मोदी जी का वो है, और वो दिखने, और वो कंपैरिजन हो रहा है। कल मैं किसी चैनल पे था तो वहां दोनों दिखाए जा रहे थे। मोदी जी एक तरफ कह रहे थे मैं अमेरिका गया तो हरियाणा के लोग सड़क पे नाच गा रहे थे, मेरे स्वागत में खड़े हुए थे। दूसरी तरफ उन्होंने दिखाया कि भाई राहुल गांधी का कहना है जब मैं हरियाणा गया तो डंकी मार के जो बच्चे गए थे उनसे मिला, उनकी जो दुर्दशा है वो देखा, आके वो यहाँ पे हरियाणा में वो एक वीडियो इतना वायरल हुआ है, वो जो देव नाम के एक बच्चे को उन्होंने अपने पिता से बात कराई और वो बच्चा रो रहा है पिता से कि भाई आ जाओ, ये पता है 10 साल तक नहीं आ सकते। इसमें कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि मोदी जी की वो वाला जो था वो खत्म हो रहा है, और हरियाणा में उसका शायद स्टैंप लग जाएगा। यूपी में तो बच के निकल गए थे, योगी के कंधे पे बंदूक रख दी थी। योगी प्रचार करना और तरह तरह की दावेदारियां करना और उसको नियोजित तरीके से सब चीजों को फोटो अपॉर्चुनिटी में बदलते हुए अपने आप को प्रतिष्ठित करना, ये मोदी जी की राजनीति का एक ऐसा मॉडल है जो हम सब लोग खुली आंखों देख सकते हैं। वो तरह तरह के कैमरों के साथ चलते हैं। ये पूरा मॉडल ही, इस मॉडल पे ही सवालिया निशान लग गया है। ये मॉडल अब काम नहीं कर रहा है। दरअसल आप देखिए हरियाणा में उनकी दो उन्होंने रैलियां की हैं, दोनों रैलियों की कोई कहीं चर्चा नहीं हुई। जो गोदी मीडिया है उसने इसकी चर्चा नहीं की, क्योंकि इसकी चर्चा करने पे एक तरह से दिखाना पड़ता कि भाई रैलियां नाकाम रही, तो वो रैलियों के ऊपर चुप रहा। आलोचकों ने दिखाया कि भाई देखिए रैलियों में तो कुछ आया नहीं, मोदी जी के भाषण की भी कोई चर्चा नहीं हुई, टीवी पे भी भाषण नहीं आया, अखबारों में दूसरी रैली की तो अखबारों में खबर तक नहीं छपी। मैं रोज 7-8 अखबार पढ़ता हूँ, मैंने कहीं जो है वो खबर नहीं देखी। पहली रैली की खबर तो आई थी, दूसरी की खबर नहीं आई। तो जब देश के प्रधानमंत्री जो कि इतने बड़े, अपने आप को इतना बड़ा करके दिखाते हैं, उनकी हरियाणा में रैली, दूसरे रैली की खबर भी ना आए और लोग उसकी चर्चा भी नहीं कर रहे हैं, इसी से लग जाता है, जिसको आप कहते हैं कि उनकी शीन उतर गई है, यानी उनकी चमक उतर गई है, धुंधली हो गई है। तो वो तो अब बहुत स्पष्ट हो चुका है। देखिए हरियाणा के चुनाव केवल मनोहर लाल खट्टर के ऊपर वोटरों की टिप्पणी नहीं होंगे। हरियाणा के चुनाव केवल नायब सिंह सैनी के ऊपर वोटरों की टिप्पणी नहीं होंगे। हरियाणा के चुनाव नरेंद्र मोदी के ऊपर वोटरों की टिप्पणी होंगे। उसकी वजह है बिल्कुल स्पष्ट रूप से तीनों मुद्दे, जिन तीनों मुद्दों पर हरियाणा का चुनाव टिका हुआ है, वो तीनों राष्ट्रीय मुद्दे हैं, वो हरियाणा के मुद्दे नहीं है। इस बात को मैं बार बार इसलिए कहता हूं, पता नहीं क्यों दूसरे लोग इस बात को जोर नहीं देते। न किसानों का मुद्दा हरियाणा स्पेसिफिक है, हरियाणा के लिए खास हरियाणवी मुद्दा है, न जवानों का मुद्दा हरियाणा स्पेसिफिक है, और न ही न ही स्त्रियों का, पहलवानों का मुद्दा, स्त्रियों का यौन शोषण है, वो भी हरियाणा स्पेसिफिक है। ये तीनों राष्ट्रीय मुद्दे हैं और भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल में इन मुद्दों को तैयार किया है, तैयार करके विपक्ष के हाथ में थमा दिया है। ये मुद्दे न केवल हरियाणा चुनाव में प्रभावी होंगे, बल्कि आगे जितने भी चुनाव होंगे उनमें प्रभावी होंगे, और आप लोकसभा चुनाव होगा उसमें भी ये मुद्दे उसके केंद्र में होंगे। तो ये मुद्दे बहुत दिनों तक हम लोगों के साथ रहने वाले हैं। और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की पराजय
दरअसल इन मुद्दों के कारण पराजय होगी। वरना बहुत सारे घटिया मुख्यमंत्री होते हैं, उनको प्रशासन करना नहीं आता, अब अलोकप्रिय भी हो जाते हैं, उससे पार्टी थोड़ी बहुत हार हूर जाती है। अगर ये मुद्दे नहीं होते और केवल मनोहर लाल खट्टर के ऊपर ये मैंडेट होता, जनता का जनादेश होता, तो भाजपा को फिर भी राजनीतिक नुकसान होता। लेकिन देखिए पहली बार क्या हुआ था, मनोहर लाल खट्टर के ऊपर मैंडेट था, कुछ जो राजनीतिक शक्तियां भी अलग तरह की, उनका संतुलन भी अलग तरीके का था, तो भाजपा ने बहुमत खो दिया था, लेकिन फिर भी सरकार बनाने में कामयाब हो गई थी। इस बार ऐसी कोई परिस्थिति नहीं बनने वाली, बड़ी तस्वीर साफ दिखाई पड़ रही है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी पराजय की तरफ बढ़ रही है। जी, मैं एक छोटी टिप्पणी हरियाणा के बारे में और बता कर दूं। अब जो खबर आई है और वो पेपर में रिपोर्टेड खबर है कि जब मायावती जी वहां गई हैं मीटिंग करने और जेजेपी के साथ मिलकर मंच पे गए, तो वहां उनका अध्यक्ष कह रहा है कि भाई हुटिंग मत करना मायावती जी इसमें। तो उसने 2 मीटिंग में कहा। तो अब वहां से क्लैरिफिकेशन आ रहा है कि नहीं, असल में वो चॉइस ऑफ वर्ड गलत था। वो कहना चाह रहा था कि नारे मत लगाना, नारे मत लगा। अरे भाई, नेता के नारे नहीं लगेंगे तो उसकी तो हृदय गति रुक जाएगी। अगर नेता वहां जाए उसको नारे न लगे। खैर, मैं एक और अजीबोगरीब काम हुआ। मंडी जो हिमाचल प्रदेश में है, छोटी काशी बोलते हैं, उसके पानी में क्या कुछ गड़बड़ है? क्योंकि वहां जो कंगना रनौत है, वो आज जितने स्टेटमेंट दे रही हैं, वो बीजेपी का नुकसान कांग्रेस का फायदा करा रही हैं। जो उनसे हारे थे विक्रमादित्य सिंह, वो जितने पिछले 6-8 महीने से जो भी काम कर रहे हैं, वो केवल बीजेपी का फायदा करा रहे हैं, कांग्रेस का नुकसान। और ये जो अभी उन्होंने हाल में एक हरकत की, मैं इसलिए बोल रहा हूं कि मैंने कल इस पे शो भी किया, मैं इस पे प्रश्न चिन्ह कांग्रेस की लीडरशिप के ऊपर लगा रहा हूं। भाई, आपको कहीं तो लाइन ड्रॉ करनी है अब बस, क्योंकि वो लगातार कहते जा रहे हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं, वी हैव क्या कन्वेड द डिस्प्लेजर ऑफ द हाई कमांड। डिस्प्लेजर क्या भाई, एंटी पार्टी एक्टिविटी है, 6 एमएलए तुम्हारे तोड़ के ले गया था, फिर से वो इस तरह के वाहियात बयान दे रहे हैं। कांग्रेस क्यों डर रही है कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई करने पे विक्रमादित्य सिंह के ऊपर? देखिए, कांग्रेस को इस मामले में कल भी मैंने एक एबीपी चैनल पे इस चर्चा में भाग लिया था, और आपकी बात बिल्कुल सही है, मैं आपकी बात का समर्थन करता हूं। विक्रमादित्य सिंह जैसे लोगों को बहुत कांग्रेस के आला कमान को कड़ाई से पेश आना चाहिए। इस वक्त यही मौका है। देखिए, कांग्रेस उठान पर है और इस वक्त भी अगर वो पार्टी के अंदर जो पार्टी विरोधी गतिविधियां होती हैं, कुछ तो जानबूझ के शरारतन होती हैं और कुछ मूर्खतावश भी होती हैं। मतलब लोगों को पता नहीं होता है कि क्योंकि जो उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का मॉडल है शासन प्रशासन का, हम लोग जानते हैं और इस पे हम लोगों को स्वीकार करने से परहेज नहीं करनी चाहिए कि कांग्रेस शासित प्रदेशों में भी उस मॉडल का अनुपालन किया गया है। जो बुलडोजर मॉडल है, उस बुलडोजर मॉडल को कामतानाथ उन्होंने भी मध्य प्रदेश में भी उन्होंने अपनाया था। उन्होंने कमलनाथ जी ने भी अपनाया था उसको, और दूसरी जगहों पे भी अपनाया गया है। ये जो नाम लिखना है ईटरीज के ऊपर, जो भोजनालयों के ऊपर नाम लिखना है, ये इस पर सब बिहार में भी मांग हो रही है, हिमाचल प्रदेश में भी उसकी मांग हो रही है, और कांग्रेस के किसी नेता की तरफ से मांग हो तो बहुत ही आश्चर्य की बात है। बहुत ही कल कांग्रेस के प्रवक्ता जो मेरे नामाराशी हैं, वो इसके ऊपर काफी उन्होंने बचाव करने की कोशिश की कांग्रेस का, लेकिन वो बचाव नहीं कर पाए, क्योंकि कांग्रेस के साथ इस कांग्रेस के नेताओं को, खासतौर से जो लोग मंत्री हैं, सत्ता में हैं, उनको ये समझ इनके अंदर होनी चाहिए कि भाई कहां वो भारतीय जनता पार्टी के खेल में फंस रहे हैं और कहां वो कांग्रेस की नीति क्या है और भाजपा की नीति क्या है। इसको जानने के लिए किसी आप पॉलिटिकल साइंस का प्रोफेसर होने की जरूरत नहीं है। आपको पता होना चाहिए भाई, आप जो कह रहे हैं इससे नुकसान उनका होगा। इसका मतलब या तो आदमी जानबूझ के दोहरा खेल खेल रहा है, या वो इतना मूर्ख है कि उसको फिर मंत्री नहीं रहना चाहिए। जी, तो बिल्कुल आपने सही कहा, कांग्रेस आला कमान को इस मामले में स्पष्ट और सख्त रवैया अपनाना चाहिए। मैं सहमत हूं इस बात से, क्योंकि इससे क्या होता है कि कांग्रेस की छवि भी जो है वो धुंधलके में चली जाती है। मैं एक और इसी से रिलेटेड है, क्योंकि मंडी के एक जो हारे हुए प्रत्याशी का जो जीती हुई कंगना रनौत जी, उनकी पिक्चर इमरजेंसी, अब वो लगातार बॉम्बे हाईकोर्ट में हो रहा है। और जो लब्बल हुआ उसका जो मेरी समझ में आया है कि जो सेंसर बोर्ड है वो उसको पास 5 तारीख से पहले नहीं करेगा, नंबर 1, वो कुछ ना कुछ बहाना करेगा, नंबर 2, और उसने कहा कि हमने एक स्पेशल इनवाइटीज बुला के और जिसके स्पेशलिस्ट है उनको दिखाया, और उसमें नाम आया मक्खन लाल जी का। अब मक्खन लाल जी का बैकग्राउंड ये है कि उनसे कहा जाता है कि ही वाज एसोसिएटेड विद अ लीगल मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बाकी क्या है ये नहीं पता है। वो विवेकानंद फाउंडेशन में है
वो एनसीईआरटी की जो इतिहास की किताबें हैं उसमें नया इतिहास वो लिख रहे हैं बीजेपी का, और उसमें उनका वक्तव्य है कि मैंने सब देखा, इतनी अच्छी पिक्चर तो कांग्रेस भी नहीं बना सकती थी। लास्ट में मैंने उनसे ये कहा है कि भाई ये जो गोली जो मार के खत्म हुई है पिक्चर का एंड, वहां पे आप जरा राजीव गांधी वाला है वो जोड़ दीजिए वक्तव्य, जिसमें उन्होंने कहा था बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती कांपती है, जिससे बैलेंसिंग हो जाए। मैं थोड़ा एक चीज आपसे समझना चाह रहा हूँ अभय भाई, आप भी कई जगह कमेटी में बैठे हैं, क्या उनको ये कहा गया था, ब्रीफ था क्या, उनसे कहा गया था भाई जो जो ऑब्जेक्शन मिले वो बता दीजिए, अब पिक्चर का ट्रीटमेंट कैसे करिए और राजीव गांधी के इस वक्तव्य को ले आइए, उसको 13 कट की बात कही गई है। मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ कि ये कहने को अभी कहा जा रहा है बहुत अच्छी पिक्चर बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं इसमें कांग्रेस ने सिखों के साथ जो व्यवहार किया उस बात को उभारने की बात हो रही है। मैं थोड़ा इस पे समझना चाहता हूँ। देखिए, सेंसर बोर्ड का काम क्या होता है? सेंसर बोर्ड का काम ये नहीं होता है कि वो निर्देशक और निर्माता को ये बताए कि आप फिल्म में क्या जोड़िए। उसका काम ये होता है कि फिल्म में आपत्तिजनक क्या है, आप इसको हटाइए यहाँ से, या इसके अंदर कुछ परिवर्तन कीजिए, संशोधन कीजिए, या इसको ट्वीक कीजिए। ये सेंसर बोर्ड का काम होता है। वो एक लिस्ट देता है और बताता है कि ये चीजें आपको फिल्म में करनी है। वो ये नहीं कहता है कि इसके अंदर आप ये जोड़ दीजिए, फिल्म की थीम यूं बदल दीजिए। ये उसका काम नहीं है सेंसर बोर्ड का। अगर सेंसर बोर्ड की तरफ से या किसी सेंसर बोर्ड द्वारा नियुक्त कमेटी की तरफ से या उसकी किसी सदस्य की तरह से, वो मक्खन लाल हो या चक्खन लाल हो, कोई भी हो, वो अगर इस प्रकार की बात कही जाती है तो सीधी बात यह है कि ये पूरा का पूरा एक राजनीतिक निर्देश है, ये एक पॉलिटिकल इंस्ट्रक्शन है जिसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। और अगर कोई फिल्म निर्माता निर्देशक उसके अंदर जरा भी आत्मसम्मान है तो उसे इसका विरोध करना चाहिए कि ये आप कहने वाले बताने वाले कौन होते हैं। अच्छा, दूसरे ये पूरा वक्तव्य, मैंने भी इस वक्तव्य को पढ़ा है, इंदिरा गांधी का जो पोर्ट्रेयल, इंदिरा गांधी का जो चित्रण इमरजेंसी फिल्म में हुआ है, उतना अच्छा चित्रण तो कांग्रेस पार्टी भी नहीं कर सकती थी। इसका क्या मतलब हुआ? आपने मान लिया कि ये भाजपा ने बनवाई है फिल्म है, आपने खुद ही मान लिया कि भाजपा ने फिल्म बनवाई है ये। तो ये जो जिस तरीके से पूरे देश की राजनीति को चलाया जा रहा है, अब इसी में मैं फिर से दोबारा पीछे जाता हूं, जो अभी पहले सवाल था, जो उत्तर प्रदेश में नाम पट्टिकाएं वगैरह लगाने की आदेश जारी किया है योगी आदित्यनाथ ने। आप उसमें देखिए, कल भाजपा के एक प्रवक्ता लगातार ये कह रहे थे कि कोई मुसलमान अगर किसी हिंदू नाम का इस्तेमाल करता है, चाहे वो अपनी संस्था के लिए करे, चाहे बैंड वाला हो, गुलाब देवी ने भी बयान दिया है ना, उत्तर प्रदेश की मंत्री गुलाब देवी ने, बैंड बाजा वाले, वो सब बहुत ही भयानक किस्म का बयान है। हम लोगों को उस पर थोड़ी बहुत चर्चा करनी चाहिए। तो वो एक तरह का छल कर रहा है, वो एक तरह का छद्म कर रहा है। इसको रोका जाना चाहिए। अब मैं पटपड़गंज की जब एक सोसाइटी में रहता था, 6 साल तक रहा मैं वहां पे, तो मेरे घर के सामने हमारे जो पड़ोसी थे उनका नाम इकबाल गुलाटी था। वो हिंदू पंजाबी थे, बड़ी प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, हम लोगों से उनका बड़ा पारिवारिक रिश्ता भी हो गया था। अब आप बताइए, उनका नाम जो है वो इकबाल गुलाटी था। अब आप क्या कहेंगे उनको वो नाम रखने? वो हिंदू होने के नाते वो छल कर रहे थे। जनसत्ता में जब मैं काम करता तो वहां एक रिपोर्टर था, तो उनकी जाति चौहान थी, नाम मुसलमान था, उनका नाम अनवर चौहान था। अभी भी शायद वो कहीं रिपोर्टर के तौर पर या पत्रकार के तौर पर सक्रिय होंगे। उनका नाम अनवर चौहान था, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के थे वो। अब आप बताइए, ये मुसलमान छल कर रहा था चौहान नाम लगा के, या वो गुलाटी साहब जिनका नाम इकबाल था वो छल कर रहे थे? कौन छल कर रहा था? है एक मुसलमान लड़का है, वो अपना नाम आफताब नहीं रखना चाहता, वो अपना नाम आदित्य रखना चाहता है। दोनों का मतलब एक ही होता है, दोनों का मतलब सूर्य है। आफताब का मतलब भी सूर्य है, आदित्य का मतलब भी सूर्य है। वो मान लो रखना चाहता है, तो फिर आप उसको कैसे रोकेंगे उसको? जितनी भी मिली जुली पहचान है, मिली जुली संस्कृति, गंगा जमनी संस्कृति का जो पूरा मामला है, ये पूरा इन लोगों ने तय कर लिया है कि इसको नष्ट कर देना। आप इसका सबसे बड़ा उदाहरण है मेवाती समाज, जो दिल्ली के नजदीक है। मेवाती समाज आधा हिंदू आधे मुसलमान थे, सब कुछ मतलब उनके यहाँ बिल्कुल ना वो हिंदू थे। और जैसा ये जो आधुनिकतावादी दबाव पैदा किया है, इस चक्कर में मेवाती समाज पूरी तरीके से मुसलमान बना दिया उनको। यानी आपने जो आधा हिंदू था उसको रहने नहीं दिया, आधा हिंदू उसको घसीट के आपने जो है पूरी तरीके से मुसलमान के सांचे में, इस्लाम के सांचे में ठोक दिया मेवाती समाज को। इस प्रकार का ये खेल ये लोग कर रहे हैं और बड़े निर्लज्ज तरीके से कर रहे हैं। और पहली नजर में देखने में लगता है कि बात तो ठीक ही कह रहे हैं कि भाई नाम बताने में क्या हर्ज है, नाम बता दीजिए अपना।
जी 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 इससे इसके जो रिपरकशंस होते हैं, इसके जो फलितार्थ होते हैं, वो बड़े बहुत खराब है समाज के जी लिए। जी। अब मैं एक और छोटी खबर बहुत कहीं पिछले पेज में थी, बहुत लोगों ने ध्यान नहीं दिया। वक्फ बोर्ड का पे एक जेपीसी बन गई है। जगदम्बिका पाल जी उसके अध्यक्ष हैं। 12 मीटिंग हो चुकी हैं। 20 सितंबर को आखिरी मीटिंग हुई। अब उसके बाद उसके जो एक सदस्य बीजेपी के की तरफ से एक निशिकांत दुबे जी हैं। निशिकांत दुबे जी एक वक्तव्य देते हैं बाहर निकल के, चिट्ठी लिखते हैं वो जगदम्बिका पाल को, चिट्ठी लिखते हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम, कहाँ वो तो, और चिट्ठी पेपर को भी रिलीज करते हैं। अब वो उसमें ये कहते हैं कि इसमें जो ऑब्जेक्शंस आ रहे हैं, जो दरखास्त आ रहे हैं, जो प्रार्थना पत्र आ रहे हैं, जो जेपीसी ने मांगे थे, इनफैक्ट जेपीसी ने मांगे थे कि आप ये दीजिए, ऑल इंडिया पर्सनल मुस्लिम बोर्ड और कई उन्होंने मुस्लिम के अलग अलग लोगों से वो बातचीत कर रहे थे। उनका कहना है कि इसमें 1.25 करोड़ करीब आए हैं, ये निशिकांत दुबे का, और उस 1.25 करोड़ में हमें ये देखना चाहिए कि इसका ओरिजिन कहां से है, और ये पाकिस्तान की साजिश है और चीन की साजिश है, और ये एंटी। मैं जरा दो चीज आपसे समझना हूं। पहली चीज, वो जो भी आवेदन आए हैं उसके कंटेंट ज्यादा जरूरी है कि वो कहां से आए हैं ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर कोई ये कह रहा है कि भाई ये वाली चीज ऐसे ऐसे है, तो किसने कहा किसने नहीं कहा, ये मेरे हिसाब से रिलेवेंट है। दूसरा, निशिकांत दुबे अगर उसके सदस्य थे, तो क्या ये जेपीसी के बाहर आप निकल के कुछ भी अपना बोलते रहिए, इस पे कोई पाबंदी नहीं है? मतलब ये क्या करना चाह रहे हैं इस देश में? देखिए, मैं इसमें इस सवाल को इस तरीके से पूछूंगा कि जगदम्बिका पाल किस पार्टी के सांसद है? वो भारतीय जनता पार्टी के सांसद है, वरिष्ठ सांसद है। निशिकांत दुबे किस पार्टी के सांसद हैं? वो भी भाजपा के सांसद हैं। दोनों एक ही कमेटी में हैं। जगदम्बिका पाल से ये सारी बातें अपने तमाम, अगर उनके मन में कोई अंदेशे हैं, कोई हैं, तो ये जगदम्बिका पाल से नहीं बात कर सकते थे। वो उसे पब्लिक डोमेन में लाए क्यों? असल में भारतीय जनता पार्टी हर मसले को प्रचार की दुनिया में लाती है, ये उसका हथकंडा है। वो किसी भी मसले को, उसकी जो काम करने की परंपराएं हैं, किसी संसदीय कमेटी की जो परंपरा होती है, उस परंपरा का पालन करने की बजाय उसको प्रचार के डोमेन में लाती है। कायदे होना ही चाहिए कि जो जेपीसी के अंदर जो कार्रवाई होती है, उस कार्रवाई में नियंत्रित रूप से प्रेस को उसकी जानकारी दी जा सकती है कि भाई ये काम इस एजेंडे पे हम लोगों ने वहां पे चर्चा की, और बाकी चीजें नहीं बताई जानी चाहिए प्रेस को, क्योंकि अभी तो आपने कोई निष्कर्ष पे आप पहुंचे नहीं है, आपकी कार्रवाई जारी है। जब निष्कर्ष पे पहुंचेंगे तब आपकी रिपोर्ट आएगी, तब उस रिपोर्ट को देखा जाएगा, उसकी समीक्षा की जाएगी, तब पता लगाया जाएगा कौन इसमें क्या बोला था, किसकी चली किसकी नहीं चली, किसकी बात मानी गई, क्या हुआ, कितने इस तरफ लोग थे उस तरफ लोग थे, तब ये बातें होंगी। निशिकांत दुबे इस काम में माहिर हैं। वो झारखंड वाले मुद्दे पर लगातार झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार तोड़ने में उनकी एक भूमिका रही है, और उनके जो दूसरे संपर्क हैं, जो बड़ी पूंजी में संपर्क हैं, रिलायंस से उनके संपर्क हैं, वो भी सब लोग इस बात को जानते हैं। तो वो भारतीय जनता पार्टी द्वारा सार्वजनिक मंच में पेश किए गए एक ऐसे सांसद हैं जिनकी गतिविधियां सांसदों जैसी नहीं होती हैं, और वो कुछ अजीब तरीके से इस तरीके से अपनी गतिविधियां चलाते हैं कि उनके हर बयान पे हर चीज के ऊपर संदेह होता है। अब ये जेपीसी के पूरे मसले को लेके जो आए हैं, इसमें भी वही हिंदू मुसलमान करने का इरादा है, इसमें भी पाकिस्तान को करने का इरादा है। कहीं किसी तरीके से कोई चीज सांप्रदायिक ट्रिगर पॉइंट मिल जाए। हर चीज में सांप्रदायिक ट्रिगर पॉइंट देखते हैं लोग, चाहे वो नामों का सवाल हो, चाहे वो जेपीसी के सामने दिए गए प्रतिवेदनों का सवाल हो। अब इसकी सारी सीमाएं तोड़ दी हैं। और देखिए, इन सबके चैंपियन हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जिस दिन से उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी हारी है, उनका एक भी वक्तव्य आप नहीं खोज सकते इसमें उन्होंने हिंदू बनाम मुसलमान न किया हो। दिन रात सांप्रदायिक जहर उगल रहे हैं, दिन रात उगल रहे हैं सांप्रदायिक जहर। नहीं, मैं अभय जी जरा दर्शकों को बता दूं, केवल अंबानी जी नहीं, वो अडानी जी के भी गोड्डा में एक पावर प्लांट अपने यहाँ ले जाके, जो कोयले का सबसे बड़ा भंडार है, वहां लगाना, पोल्यूशन करना, आदिवासियों के जमीनों को लेना, और उसको झूठ बोल के सरकार ने पब्लिक इंटरेस्ट के नाम पे वो जमीनें ली गई जिसमें हिंदुस्तान का कोई मतलब नहीं है। ये उनके अपने उसमें हुआ जहां से संसदीय क्षेत्र में हुआ है। तो अडानी जी के भी उतने ही करीब है, मतलब केवल अंबानी जी नहीं। वो कहाँ पे वो क्या होता है और किस तरह से फायदा होता है, वो सब जगह है। मैं थोड़ा एक चीज और जरा समझ लूं, ये अजीत पवार साहब का क्या होगा? अजीत पवार साहब को देवेंद्र फडणवीस पूरी कस के ढकेल रहे हैं कि इधर से निकलो, इधर से निकलो। उधर से सुप्रिया सुले उनका दरवाजा बंद करेंगे, नहीं इधर नहीं आओ, इधर नहीं आओ।
वो बेचारे जाएंगे कहाँ? मतलब मुझे तो अब कभी कभी लगता है वो, मतलब ये देवेंद्र फडणवीस लगातार लगे हुए हैं कि यहाँ से निकल जाए, उधर से सुप्रिया सुले और जब तक शरद पवार की हामी नहीं होगी वो लिए नहीं जाएंगे। इनका भविष्य क्या लगता है, ये अंतोगत्वा ऐसे करेंगे? व्यक्ति की नहीं, ऐसे ऐसे व्यक्ति की गति कुत्ते जैसी क्यों नहीं होनी चाहिए? आप बताइए, जो उधर का रहे ना उधर का रहे, ऐसी गति क्यों नहीं होनी चाहिए? आप अजित पवार का पूरा राजनीतिक कैरियर देखिए, जो उन्होंने पिछले दिनों किया है। हर व्यक्ति में महत्वाकांक्षा होती है शीर्ष पद पर पहुंचने की, लेकिन उसके लिए आप किस हद तक जाएंगे, इस सीमा तो आपको तय करनी होगी। अजित पवार ने वो सीमा तोड़ दी। अजित पवार का ये जो प्रलोभन था, महत्वाकांक्षा के दम पे जिस तरह वो अपनी राजनीति चला रहे थे, उसका भारतीय जनता पार्टी ने भरपूर फायदा उठाया। एक ऐसा फायदा उठाया जो धीरे धीरे नुकसान में बदल गया। आज ये है कि भाजपा ने जितना भी काम किया था पार्टियां तोड़ने वाला, हर काम उनके लिए नुकसान में महाराष्ट्र की राजनीति में बदल चुका है, और भाजपा छटपटा रही है किस तरीके से उस नुकसान से बाहर निकला है। निकल नहीं सकती। देखिए, अगर भाजपा विपक्ष में रहती और उद्धव ठाकरे को सरकार चलाने देती और उनके नेता देवेंद्र फडणवीस होते, तो हो सकता है भाजपा लंबे अरसे तक विपक्ष में रहती। आज भी भाजपा विपक्ष में रहती, लेकिन तब उसकी स्थिति बहुत अच्छी होती। तब ये जब विधानसभा चुनाव में उतरती, लोकसभा चुनाव में भी उसको इतना नुकसान नहीं होता, तब ये चुनाव में उतरती तो एक नैतिक उसके साथ में मतदाताओं के पास जाती। भाजपा का एक जो मतदाता मंडल बड़ा महाराष्ट्र में बन रहा था, देवेंद्र फडणवीस की एक अच्छे नेता के रूप में छवि बन रही थी कि मुख्यमंत्री पद के दावेदार के तौर पर, उस पर भाजपा को निश्चित रूप से वो कुछ करते। लेकिन महाराष्ट्र में धीरे धीरे करके अपनी टांगों पे लगातार भाजपा ने कुल्हाड़ी मारी है और अपना नुकसान किया है, और इस वक्त उनकी भाजपा की टांगों से बहुत सारा खून बह रहा है। उसकी समझ में नहीं आ रहा है कि इन घावों को कैसे भरा जाएगा। देखिए, अजित पवार उसमें रहते हैं महायुति में, या उनको धक्का देके वहां से हटा दिया जाता है, फिर माफी मंगवा कर, और जो पारिवारिक आदमी है, बचपन से साथ में एक दूसरे के रहे हैं, ये लोग हाथ जोड़ के आएंगे तो शरद पवार उनको फिर ले लेंगे अपने यहाँ। इसमें कोई मुझे पक्का यकीन है कि वो ले लेंगे, थोड़ा बहुत वो एक दूसरे की वो होगी। लेकिन कुल मिला के भारतीय जनता पार्टी को इससे क्या लाभ होने वाला? भाजपा ने अपना मामला बहुत बिगाड़ लिया है। मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राजनीति की है, उस राजनीति के नुकसानों से अभी तक, जब तक विधानसभा चुनाव हार नहीं आती, तब तक उसका पिंड नहीं छूटेगा। विधानसभा चुनाव हारेगा, महायुति का प्रयोग बिखर जाएगा, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी दोबारा स्वस्थ होने की कोशिश करना शुरू कर सकती है। मेरे बहुत छोटे छोटे दो प्रश्न हैं, और वो इसलिए, एक तो जब ये 2024 का इलेक्शन चल रहा था, तो वहां सार्वजनिक मंच से अमित शाह और सबने कई बार कहा था कि हम 6 महीने के अंदर सरकार बनने के पीओके वापस ले आएंगे। तो क्या अब 6 महीना अक्टूबर में, नवंबर में हो जाएगा? तो आपको लगता है नवंबर तक हम लोग पीओके में जाने लायक हम लोग हो जाएंगे, हम और आप चलेंगे वहां कार्यक्रम करने? अच्छा, ये जो लफाजी जो है पीओके वाली, ये तो मैं पिछले 5 साल से सुन रहा हूँ। महाराष्ट्र के एक मंत्री ने मराठी में बोलते हुए सबसे पहले इस लफाजी की शुरुआत की थी। कम से कम मीडिया में हमें सुनाई पड़ा था, अंदर होती रही होगी लफाजी। उसने ये कहा था, महाराष्ट्र के मंत्री ने, इसका शायद मैंने एक बार पब्लिक इंडिया के मंच पर जिक्र भी किया है। उसने कहा था कि कोई कांधा यानी प्याज और तुहर दाल की महंगाई रोकने के लिए नहीं नरेंद्र भाई प्रधानमंत्री हुए। नरेंद्र भाई पाक ऑक्युपाइड कश्मीर को भारत में, पीओके को भारत में लाने के लिए प्रधानमंत्री हुए। अब लोकसभा चुनाव तो निकल गया, अगर पीओके वाली बात करनी थी तो लोकसभा चुनाव के दौरान करनी चाहिए थी। देखिए, ये बिल्कुल विशुद्ध लफाजी है। एक ऐसी लफाजी है जिसको सुन के लोग हंसते हैं और इनका मजाक उड़ाते हैं। जितना ये लफाजी करेंगे उतना ही इनका मजाक फिर से उड़ाया जाएगा। ये केवल अपने कार्यकर्ताओं, इससे इनके जो सांप्रदायिक खुराक पे पले कार्यकर्ता हैं उनके मन में गुदगुदी होती है। इसके अलावा इन्हें और कोई इससे लाभ नहीं हो सकता। ये तमाम चीजें बताती हैं कि इनका रणनीतिक दिवालियापन, रणनीतिक रूप से पूरी तरीके से दिवालिया हो चुके हैं। इनके पास कुछ है नहीं। अब आप हरियाणा में ये भाषण दे रहे हैं कि जो अग्निवीर हैं उनको हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। आप सोचिए, पूरा पेंशन की बचत करने के लिए तो अग्निवीर लाए हैं, अग्निपथ लाए हैं। अब हरियाणा में कह रहे हैं कि पेंशन वाली नौकरी देंगे। कहां से आप पेंशन वाली नौकरी देंगे? सारे दिल्ली विश्वविद्यालय में अब शिक्षकों को पेंशन नहीं मिलती। पुरानी पेंशन तो खत्म हो गई सब जगह। यानी हर जगह जब ओल्ड पेंशन स्कीम खत्म हो चुकी है और उसके लिए एक बड़ा राजनीतिक संघर्ष चल रहा है सारे देश में, उस वक्त आप चुनाव में कह रहे हैं कि हम पेंशन वाली नौकरी देंगे। आप सोचिए, इससे बड़ा फर्जीवाड़ा और झूठ कोई हो नहीं सकता है कोई।
और ये मुखालते में है कि जनता समझती नहीं है इसको। ये ना हरियाणा चुनाव में पता चलेगा कि जनता क्या समझती है। मैं चलते चलते, क्योंकि वो मैं लास्ट के लिए रखा था, ये जो अनुराग कुमार दिसानायके जी श्रीलंका के मतलब राष्ट्रपति बने हैं, एक लेफ्ट का व्यक्ति, ये क्या दुनिया की दो चीजें पूछ लूं, क्या दुनिया की राजनीति कैसे शिफ्ट हो रही है पेंडुलम की तरह, राइट विंग से एकदम से लेफ्ट में जा रही है, एक, और दूसरा ये क्या खतरे की घंटी है अडानी जी के लिए भी? अडानी जी के लिए बांग्लादेश से घंटी बज रही, घंटा बज रहा है बल्कि, और दूसरा श्रीलंका से भी। नहीं देखिए, पहले अडानी जी वाली बात मैं कहता हूँ, अडानी जी तो पहले ही समझ गए थे कि बांग्लादेश में जब सत्ता पर हसीना जैसे भागी, वैसे ही उन्होंने भारत सरकार के सामने अर्जी लगा दी थी, और भारत सरकार उनकी अर्जियों का बड़ा दिल खोल के स्वागत करी। उन्होंने अर्जी लगा दी थी कि उनका झारखंड स्थित जो बिजली ये संयंत्र है, जिसकी बिजली वो बेचते हैं श्रीलंका में और बांग्लादेश में बेचते हैं, उस बिजली को भारत में ही बेचने की इजाजत दी जाए। और उन्होंने ये भी अर्जी में लिख दिया था कि जो ग्रिड है, पावर ग्रिड है, उसमें हमें कहाँ कनेक्शन चाहिए। उन्हें तुरंत उनकी अर्जी स्वीकृत कर दी गई है। बस केवल करेक्शन ये किया गया था, जहां वो कनेक्शन चाहते थे उसकी बजाय सजेस्ट किया गया है, सुझाव दिया गया, कनेक्शन आप इस जगह से ले लीजिए, क्योंकि पावर ग्रिड से जोड़ना पड़ेगा, तभी तो आप बिजली बेच पाएंगे। तो ये तो बिल्कुल तय है, श्रीलंका से भी उनका पलायन निश्चित है, उनका बांग्लादेश से भी पलायन निश्चित है, क्योंकि जिस तरीके से इनको ठेके मिलते हैं, जिस तरीके से इनको पूरा कॉन्ट्रैक्ट होता है, उसमें जब सरकार बदलेगी और अगर वो सरकार पिछली सरकार की निरंतरता में नहीं है, तो वो इसको जरूर रिव्यू करेगी, जो वहां घोषित रूप से रिव्यू किया जा रहा है और यहां भी घोषित रूप से रिव्यू किया जा रहा है। एक बात जरूर आज के अखबार में खबर है, इससे आगे हम लोग चर्चा करेंगे, कि अमेरिका में एक ऐसे मंच पे जहां पे बिल क्लिंटन मौजूद थे, वहां पे मोहम्मद यूनुस ने अपने बगल में खड़े हुए एक नौजवान को बताया कि ये वो नौजवान हैं जिन्होंने बड़े नियोजित रूप से होशियारी के साथ में शेख हसीना के खिलाफ आंदोलन चलाया, और उनका जनता से उन्होंने परिचय कराया, और बिल्कुल जहां पे अमेरिका के अंदर परिचय कराया गया, और वो नौजवान इस वक्त शेख यूनुस उनके मोहम्मद यूनुस के खास सलाहकार हैं, और बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण, वो छात्र नेता हैं, बांग्लादेश की राजनीति में महत्वपूर्ण दखल रखते हैं। बांग्लादेश, शेख हसीना का मैं कोई समर्थक नहीं हूँ, शेख हसीना ने जिस तरह सरकार चलाई बांग्लादेश में, वो तो बहुत ही शर्मनाक है, ऐसा तो वो लोकतंत्र की हत्या ही उन्होंने कर दी। लेकिन अगर अमेरिका ने उनको हटाने के लिए सब ये छात्र आंदोलन को उकसाया है, या वो अमेरिका द्वारा नियोजित है, तो ये भी एक चीज है, इस पर हम लोगों को विचार करना चाहिए। हालांकि अमेरिका जो ट्रबल इन द फिशिंग इन ट्रबल वाटर जो है, अगर ऐसा ट्रबल वाटर वहां नहीं होता तो अमेरिका फिशिंग नहीं कर पाता वहां पे। लेकिन अगर अमेरिका आज भी ऐसी ये सब काम कर रहा है, जो कर ही रहा है निश्चित रूप से, तो साफ आप मोहम्मद यूनुस साहब वहां जाकर मंच पर, जहां अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति मौजूद हैं, जिस छात्र नेता ने इस क्रांति का, तथाकथित क्रांति का नेतृत्व किया है, तख्ता पलट का नेतृत्व किया है, उसका परिचय दे रहे हैं और अपने मुंह से कह रहे हैं कि सब पहले से तय था, सारा नियोजित था, बड़ी खूबी के साथ उन्होंने इस काम को अंजाम दिया, इन्हें जो एजेंडा इन्हें दिया गया था, और वो इस वक्त उनके खास आदमी वहां पे बने हुए हैं। ये सब बात मन में बहुत सारे सवाल पैदा करती है। मैं अभी भाई खत्म करने से पहले 1 मिनट में अपने दर्शकों को एक चीज बता दूं, क्योंकि आपने गोड्डा की बात कर ली, इसलिए बताना जरूरी है कि 5 अगस्त को शेख हसीना इस्तीफा देती हैं और बांग्लादेश छोड़ के हिंदुस्तान में भागती हैं। 6 अगस्त को 24 घंटे के अंदर अडानी जी अपनी एप्लीकेशन मूव कर देते हैं भारत सरकार के सामने कि साहब इसको कर दीजिए, और 8 अगस्त को मोहम्मद यूनुस शपथ लेते हैं एज सीईओ या जो एज चीफ एडमिनिस्ट्रेटर। 10 अगस्त को भारत की सरकार उनको अप्रूवल रिकमेंड कर देती है को कि इसको अप्रूवल दीजिए। 12 को वो अप्रूवल मिल जाता है। और एक जो आपने बताया, उनको कहा जाता है कि लखीसराय 130 किलोमीटर दूर है, वहां पे ग्रिड में आप अपनी बिजली देंगे। अब ये फिर से कहते हैं कि नहीं, हमें 30 किलोमीटर दूर बांका में हमें जो सब स्टेशन है वहां पे ग्रिड जाने दीजिए, क्योंकि अब वहां पे दिक्कत क्या है कि ये जो सब स्टेशन बांका का है, ये ओवरलोडेड है। पूरा वेस्ट बंगाल की बिजली का ये ओवरलोडेड है। अगर उसमें कुछ लोड बढ़ेगा तो वहां भयंकर एक्सीडेंट हो सकता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि कहीं दूसरे को रोक के दिया इनको जाएगा। गोड्डा के बारे में हम लोग किसी और दिन चर्चा करेंगे, किस तरह से गंगा का पानी कर रहे हैं, किस तरह से आदिवासियों को वो कर रहे हैं, किस तरह से इस देश की आरईसी और पीएफसी के पैसे को लेके 10,000 करोड़ रुपए को लेके इसको लगाए हैं। ये बिल्कुल आंख में धूल झोंकने का काम नहीं है, सरासर बेईमानी का काम है और लूट का काम है।
अभी भाई ये किसी दिन इस पे चर्चा अलग से हम लोग करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग, बहुत बहुत शुक्रिया।